नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी एक बार फिर जीतेंगे और मोदी को जिताएगा इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस का एक पार्टनर, वो भी छोटा नहीं बड़ा पार्टनर, अगर संसद में खड़े होकर यह कह दे कि हिंदी बोलने वाला तो गोमूत्र वाला है, हिंदी बेल्ट और हिंदू बेल्ट का प्रदेश तो गोमूत्र प्रदेश है, तो क्या हिंदी बोलने वाले वोटर कभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जानते हैं, देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं। इसमें से 346 ऐसी सीटें हैं जहां का वोटर हिंदी बोलता है और समझता है। तो क्या इंडिया अलायंस 543 में से 346 सीटों पर अपनी हार अभी से मान चुका है, सरेंडर कर चुका है? हैरान करने वाली बात यह है कि डीएमके के सांसद बोलकर निकल जाते हैं मगर इंडिया अलायंस के लीडर चुप रहते हैं। यही चुप्पी कांग्रेस को 3 राज्यों में हरा चुकी है। आज सुबह सुबह मोदी ने ठीक कहा था, मोदी विरोधियों का मेल्टडाउन शुरू हो गया है। अब वो देश को नॉर्थ और साउथ के नाम पर बांटेंगे, धर्म के नाम पर बांटेंगे, रीजन के नाम पर बांटेंगे, जात के नाम पर बांटेंगे। मोदी के सियासी दुश्मनों का मेल्टडाउन कैसे होता है, किस बात पर उनके आंसू बहने लगे हैं, वो सब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। मोदी को जिता दो तो विरोधी के लिए वोटर अनपढ़, मोदी को हरा दो तो विरोधी के लिए वोटर पढ़ा लिखा, मोदी को जिता दो तो कांग्रेस वाले बोलें वोटर कम्युनल, मोदी को हरा दो तो कांग्रेस समर्थक बोलें वोटर सेक्युलर, मोदी को जिता दो तो विरोधी के लिए वोटर स्टूपिड, मोदी को हरा दो तो विरोधी के लिए वोटर स्मार्ट, मोदी को जिता दो तो एक इकोसिस्टम के लिए वोटर अभिशाप, मोदी को हरा दो तो वही इकोसिस्टम बोले वोटर मेरे साथ। प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन पहले मोदी को गाली देते थे, अब देश के वोटर्स पर ही गालियां बरसाने लगे हैं। वो तो एक कदम आगे जा चुके हैं, भारत को ही नॉर्थ वर्सेस साउथ में डिवाइड कर चुके हैं, ईवीएम और बैलेट पेपर को बांट चुके हैं। मोदी विरोधी के लिए तेलंगाना का ईवीएम परफेक्ट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का ईवीएम विरोधी को रिजेक्ट है। हार का बहाना ढूंढते ढूंढते मोदी विरोधी खेमे का ऐसा मेल्टडाउन हुआ है कि वो दहाड़ मार मार कर रोने लगा है, देश के वोटर्स को ही कोसने लगा है। हिंदुस्तान के वोटर्स को कोसने वाले इस मोदी विरोधी इकोसिस्टम को प्रधानमंत्री ने कैसे जवाब दिया है, किन शब्दों में आईना दिखाया है, किस किस लाइन में मोदी ने 24 के चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ी पंच लाइन मारी है, और मोदी का आज का ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो सारे विरोधियों पर भारी है, थोड़ी देर में बताएंगे। मगर उससे पहले यह देखिए कि हार से तिलमिलाए विरोधियों का सियासी मेल्टडाउन यानी कोलैप्स कैसे हुआ है। मोदी को वोट देने वाले अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग ये तक कहने लगे हैं। क्या मोदी की पार्टी को विनर बनाने वाले वोटर्स स्टूपिड हैं? कांग्रेस के लिए चंदा इकट्ठा करने वाला गैंग तो अब यही स्क्रिप्ट जगह जगह फिट कर रहा है, वोटर्स को खुल्लम खुल्ला स्टूपिड कह रहा है। क्या बीजेपी को एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दिलाने वाले वोटर्स हिंदुस्तान के लिए एक अभिशाप हैं, बद्दुआ हैं? कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम वालों की टाइमलाइन पर तो यही लिखा है, हिंदी हार्टलैंड इज अ कर्स फॉर इंडिया। ऐसे ऐसे शब्दों का जाल बुना जाने लगा है। क्या 23 में मोदी की जीत के सबसे बड़े फैक्टर यानी वोटर सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट देते हैं, काम के नाम पर वोट नहीं देते? क्या ये वोटर्स सिर्फ गोमूत्र और गोबर के नाम पर वोट देते हैं? क्या हिंदी भाषी राज्य के वोटर्स ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर फासिज्म और फासिस्ट को सेलेक्ट किया? क्या हिंदी बोलने वाले राज्यों की पब्लिक ने धार्मिक कट्टरता के नाम पर अपना वोट दिया? क्या 2023 के चुनाव में एंटी मुस्लिम कट्टरता की हिंदी हार्टलैंड में जीत हो गई? मोदी विरोध का एजेंडा चलाने वाले क्या कंपैरिजन लेके बैठे हैं, देख लीजिए। कांग्रेस की 3 राज्यों में हार क्या हुई? इनके लिए दक्षिण भारत प्रगतिशील हो गया, उत्तर भारत सांप्रदायिक हो गया। क्या हिंदी बेल्ट होपलेस है? क्या काउ बेल्ट हमेशा भारत को नीचे गिराता है? दिन रात सोशल मीडिया पर राहुल के लिए माहौल बनाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता अब यही टेप ऑन करके बैठ गए हैं। हिंदी भाषी राज्यों के वोटर्स को इलिटरेट, कम्युनल बिगॉट्स न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। क्या उत्तर भारत से ज्यादा पढ़े लिखे लोग दक्षिण भारत में रहते हैं?
क्या इसीलिए वो कांग्रेस को चुनते हैं? उत्तर भारत के लोग दक्षिणी राज्यों में काम करने जाते हैं मगर वोट मोदी को ही देते हैं। क्या इसीलिए कांग्रेस वाले इन हिंदी भाषी वोटर्स से चिढ़ते हैं? सबूत देख लीजिए, सब कुछ साफ साफ लिखा है। संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये कांग्रेस समर्थकों की टाइमलाइन है। हिंदी भाषी राज्यों में हार के बाद साउथ के कांग्रेस के एक नेता ने तो भारत को डिवाइड करने वाली स्क्रिप्ट तक लिख डाली। इसके बाद तो जैसे साउथ वर्सेस नॉर्थ की लड़ाई शुरू हो गई। एजुकेटेड साउथ इंडिया ने कांग्रेस को चुना, बीमारू नॉर्थ इंडिया ने बीजेपी को चुना। इस पर बहस शुरू हो गई। एक साथ कांग्रेस लेफ्ट सारा इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। बीजेपी फ्री साउथ वाला नक्शा जारी करके नॉर्थ इंडिया पर टारगेट शुरू हो गया। दिल्ली में कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम में शामिल लोगों ने भी यही एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। साउथ भाजपा और मोदी से मुक्त, तेलंगाना कांग्रेस युक्त, ऐसा नैरेटिव बना। 2014 से पहले जब यही उत्तर भारत कांग्रेस को वोट देता था तो सब अच्छा था, मगर आज जैसे ही कांग्रेस की करारी हार हुई तो इस इकोसिस्टम के लिए साउथ इंडिया बेटर पार्ट ऑफ इंडिया हो गया। नॉर्थ इंडिया को इन्होंने बुरा कहना शुरू कर दिया। The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. और जब इससे मन नहीं भरा तो कांग्रेस के टॉप नेताओं ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह ने धड़ाधड़ 3 ट्वीट्स किए, स्क्रीनशॉट अटैच किए और ईवीएम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घोषणा करती थी कितना कैमरे पर आए तो बार मोबाइल दिखाया। मध्य प्रदेश में करारी हार का ईवीएम वाला मनगढ़ंत फसाना और बहाना सुनाया। घोषणा करती थी कितना वोट मिलेगा कांग्रेस को, कितना वोट मिलेगा बीजेपी को। ठीक है, इन्होंने क्या घोषणा की थी कि कुल वोट पड़ेगा 1,78,364, उतना ही पड़े। तेज बहादुर सिंह चौहान को मिलेंगे कितने वोट? 93,552। कांग्रेस को कितने मिलेंगे? 77,625। ये भविष्यवक्ता है भारतीय जनता पार्टी में। देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है। हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे तो हम। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती नहीं, है, 3 राज्य आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। दिग्विजय सिंह को सिर्फ नहीं है कि कांग्रेस को भी नहीं है, वो आप कांग्रेस से पूछिए। और फिर जैसे ही दिग्विजय सिंह का ट्वीट वायरल हुआ, मोदी विरोधियों का पूरा गैंग बैक टू बैक एक्टिव हुआ। हवा तो कांग्रेस की थी वाले टेक्स्ट की आड़ में ईवीएम वाला खेल शुरू हो गया। कमलनाथ भी कैमरे पर आए, कांग्रेस के नेता भी आए और सबने यही एजेंडा घुमाना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने तो काउंटिंग में चीटिंग कर दी, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। कांग्रेस की माने तो मध्य प्रदेश में ईवीएम हैक था, राजस्थान में ईवीएम हैक था, छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम हैक था, मगर तेलंगाना में राहुल गांधी जीत गए। वहां ईवीएम हैक नहीं था, वहां ऑल इज वेल था।
हमने कॉलम कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया तो एक नई थ्योरी लेकर आ गए। बीजेपी ने जानबूझकर तेलंगाना में ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की, ऐसा अजीबो गरीब लॉजिक देने लगे जिसका न कोई सिर है न कोई पैर। मैं ये जानता हूं कि कहां कौन कैसे जीतेगा, ये मुझे सारी जानकारी है। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसका खुद का नेचुरल वोट इतना उसके पास नहीं है कि मध्य प्रदेश में वो 50 एमएलए भी जीत सके। मैंने ये मान करके स्टेटमेंट दिया और इस पर मैंने काम भी किया, लेकिन बीच में तमाम गड़बड़ियां ईवीएम है, नोट वोट का उन्होंने जैसा बदल दिया है, तो इसको लेकर के ये गड़बड़ी हो गई। फिर भी मैं अपने बयान पर अड़ग हूं। बीजेपी इतनी नादान पार्टी, इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के हाथों से सरकार छीन ले जाना। क्या आप उसके दिमागी तौर से कमजोर मानते हैं? ठीक बात। तो क्या वो इतना नहीं जानते हैं कि किसको हराना है, किसको जिताना, किसको जीतने देना है? अच्छा। ये भी जानते हैं वो। मतलब बीजेपी ने चुन चुन के जिताया है। देखिए, जब चोर होता है वास्तव में चोरी करता है, वो चोरी करके भाग जाता है, लोग कहते हैं चोर है, लेकिन वो अपने आप को चोरी करने के बाद भी साहूकार घोषित करे तो फिर भगेगा नहीं। वो कुछ ऐसे काम करेगा जैसे उन्होंने तेलंगाना छेड़ी नहीं, तो अरे कि तेलंगाना कैसे जीत गई? अगर आपका ये बात सही है कि बीजेपी इससे जीत रही है तो तेलंगाना कैसे जीत गई? ये कहने का मौका मिला कि नहीं आप जैसे बुद्धिमान लोगों को? तो ये उनके होशियार लोगों के ये बिंदु है। मतलब जहाँ कांग्रेस जीत जाएगी वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। कांग्रेस जहाँ जीत गई तो वहाँ ईवीएम उन्होंने छेड़ी नहीं है। अच्छा। जानबूझ करके, क्योंकि सब जगह छेड़ देंगे तो चोर नहीं कह जाएंगे। अच्छा। चोर चोरी करके भागता है। लेकिन एक चोर ऐसा होता है जो चोरी करने के बाद अपने आप को साहूकार भी घोषित कराना चाहता है और चोरी भी कर ले जाता है, वो ऐसे काम करता है। ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। जब ये हारते हैं तभी अपनी गलतियों को, अपनी ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल है। ये केवल मोदी जी के प्रति घृणा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लोकतंत्र में जनता मोदी जी पर भरोसा करता है तो आपके घृणा करने से क्या होगा? जनता अगर चाहेगी मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो होंगे। 14 में भी लोगों ने विरोध किया था, सभी राजनीतिक दल, लेकिन मोदी जी हुए। ईवीएम को कोसने के बाद कांग्रेस वाले एक नया जुमला लेकर आए। 3 राज्यों में करारी हार में अपनी जीत ढूंढने लगे। देश में मोदी की नहीं कांग्रेस की लहर, ऐसे पोस्टर कांग्रेस वालों की टाइमलाइन पर छपने लगे। शुरुआत कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से हुई। जयराम रमेश ने हारे हुए तीनों राज्यों का वोट शेयर दिखाना शुरू कर दिया। फिर कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को हैक करने वाली सुप्रिया श्रीनेत ने हार वाली निराशा में जीत वाली आशा ढूंढनी शुरू कर दी। कांग्रेस का एक नेता वोट शेयर दिखा रहा था, दूसरा नेता यह फैला रहा था कि हमें तो बीजेपी से ज्यादा वोट मिले, इसलिए हम हारे नहीं, जीत गए। देखते देखते हर कांग्रेसी हैंडल पर वही स्क्रीनशॉट घूमने लगा। कांग्रेस ज्यादा वोट पाकर भी कैसे हार गई? बीजेपी ने जरूर कोई न कोई साजिश की, ये तक लिखा जाने लगा। क्या कांग्रेस सच में हारी वाला पोस्टर वायरल करा दिया गया, वीडियो बना दिया गया? कांग्रेस ने अपने YouTube पर कैप्शन क्या दिया? कैप्शन दिया, हार से कांग्रेस की नहीं, जीत से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। अगर सारे वोट गिने जाएं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों राज्यों के वोट, कुल वोट में कांग्रेस को 10 लाख ज्यादा वोट मिले बनिस्बत भाजपा के। मतलब ज्यादा लोग हमारी बात से सहमत हैं, हमारी विचारधारा में यकीन रखते हैं। सबसे जरूरी बात 2003 की है, जब इंडिया शाइनिंग था और ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम हार गए थे, लेकिन 2004 में हमने अपनी सरकार बनाई थी सेंटर में। तो वक्त बदलता है और वक्त को बदलते हुए वक्त नहीं लगता है। कांग्रेस के इकोसिस्टम का यह मेल्टडाउन सिर्फ इतने पर नहीं रुका। जयराम रमेश तो 20 साल पहले वाला एग्जाम्पल लेकर आ गए। कहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हारे थे, फिर लोकसभा जीत गए, इस बार भी वैसा ही होगा। तीनों हिंदी भाषी राज्य में करारी हार से तिलमिलाया मोदी विरोधी इकोसिस्टम 3 दिसंबर से हार की ऐसी ही मनोहर कहानियां सुना रहा है।
नॉनस्टॉप वोटर्स पर गालियां बरसा रहा है। जो लोग आए थे और आपसे आकर कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट दोगे तो मुसलमान बन जाओगे, तो अब आपको जो उन्होंने कहकर बदला, जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, मिनिस्टर सरकारें हिंदुओं की है, वहां पर बीजेपी आपको चुनाव के वक्त में डराती है, आप डर जाते हैं। देश की सरकार बीजेपी के पास है और हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट को पोलराइज करके वर्किंग को, डेवलपमेंट को, पब्लिक वेलफेयर को हरा देती है। तो सच्चाई के आधार पर वोटर को वोट देना चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि वोटर वोट देके 10 दिन बाद पश्चाताप करता है कि मैंने गलती कर दी। वो कोई मतलब नहीं है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप पश्चाताप करो। मैं हार के कारणों पे, मैं जब खुद हार गया तो मैं हार के कारण कैसे बता सकता हूँ? अब तो ये पब्लिक ही बता सकती है जिसने वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही लोगों को आईना दिखाया है। 9 साल में शायद ये पहली बार होगा जब मोदी ने इमोजी लगाकर तीखे शब्दों वाला ताना बाना बुनकर वोटर्स को कोसने वाले विरोधियों के एजेंडे को पंक्चर किया है। मोदी ने इंग्लिश में जो बात पब्लिक को समझाई है, उसका मतलब यह है कि वो अपने अहंकार, झूठ और निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। साथ ही लोगों की समझदारी ऐसी है कि उन्हें आगे कई और मेल्टडाउन्स यानी कोलैप्स के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री का इतना कहना था कि मोदी को दिन रात गाली देने वाले अचानक भाषा और मर्यादा की बातें करने लगे। मोदी पर उग्र टिप्पणी करने वाले पवन खेड़ा विनम्रता की बात करने लगे। नॉर्थ साउथ के नाम पर भारत को बांटने वाला कांग्रेस का इकोसिस्टम डिवाइडर इन चीफ वाला टेक्स्ट लिखकर मोदी को टैग करने लगा। पूरा एंटी मोदी गैंग एक साथ एक्टिवेट हुआ, सबने मोदी को ही टारगेट बनाया। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों का प्लान 24 में डायरेक्टली सनातन को टारगेट करना है। 23 में जिस उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान के बाद कांग्रेस का 3 राज्यों से सूपड़ा साफ हो गया, अब उसी सनातन को, उन्हीं हिंदुओं को देश की संसद के भीतर उसी कांग्रेस के सहयोगी डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने अपमानित किया है। हिंदी बेल्ट में मोदी की जीत से नाराज ये इकोसिस्टम हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहकर संबोधित करता है। कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेता पहले तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते, मगर फिर जैसे ही एहसास होता है कि इस बयान से 24 में भी नुकसान होगा, तो एक नेता ट्विटर पर आकर इस बयान की निंदा करता है और बाकी नेता भी काम पर लग जाते हैं। कांग्रेस के नेता तो पल्ला ही झाड़ लेते हैं। इस तरीके के बयान को आप देखिए, वो अपनी बात है। मैं इस बार गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना? हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा उनका प्रभाव है, जहाँ पे हिंदुत्व को इस्तेमाल करके लोगों को भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके वोट ले लेते हैं। अब हिंदुत्व में गौमूत्र भी है और भी चीज़ें हैं, लेकिन खाली गौमूत्र ही नहीं है। जन की सोच जो थी वो खत्म नहीं होगी और ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतती आएगी। दक्षिण के लोग उत्तर भारत से कितना प्रेम करते हैं, या उत्तर के भारत के लोग और दक्षिण भारत के कितने मिले जुले हैं, ये भावना, ये भाषा किसी भी नेता की नहीं होनी चाहिए। पूरा देश एक है। जो कोई भी इस तरह की बात कर रहा है, वो मैं समझता हूँ वो भारत को नहीं समझता। देखिए, ये बीजेपी तो नहीं जीत रही है, ये इस मुल्क की जो सरकार है, उसकी जो एजेंसीज है, उसका जो मनी पावर है, उसका जो इलेक्शन कमीशन है, उसका जो मीडिया है, वो जीत रहा है। बीजेपी अगर अकेले जीतने मैदान में आएगी तो वो तो एक स्टेट भी नहीं जीत सकती है। देश के वोटर्स पर, सनातन धर्म पर, हिंदू भाषी राज्यों पर, हिंदुओं पर मोदी विरोधी इकोसिस्टम का यह मेल्टडाउन यानी कोलैप्स हो ही इसलिए रहा है क्योंकि 23 की इस हार ने 24 में इंडी अलायंस का रास्ता एक तरह से बंद कर दिया है। देखिए, ये लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका खामियाजा इनको 3 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने जिससे सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणी की थी, ठीक उसी प्रकार की ये टीका टिप्पणी है। गौमूत्र को हिंदू पवित्र मानता है और कांग्रेस ने तो
गौमूत्र और गोबर को खरीदने का अभियान चलाया था मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना ये कदापि उचित नहीं है और ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस और इंडी अलायंस ने कैसे देश के वोटर्स खासकर सनातनियों का अपमान करके मोदी को हिंदी बेल्ट में प्रचंड जीत हासिल करने का रास्ता दे दिया है, वो आंकड़ों से भी समझिए। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में 23 के नतीजों की तुलना 13 के नतीजों से करने पर पता चलता है कि इस बार एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का पैमाना 2013 से भी बड़ा है। 2013 में मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट प्रतिशत 44% था, इस बार 5% ज्यादा करीब 49% है। 2013 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वोट प्रतिशत 41% था, इस बार वहां से बीजेपी को 5% ज्यादा 46% वोट मिले हैं। इसी तरह राजस्थान में बीजेपी को 13 में 45% वोट मिले थे, इस बार 48% वोट मिले हैं, यानी 3% का जंप। 23 के चुनाव से पहले जिस कांग्रेस के पास टोटल 765 विधायक हुआ करते थे, उस कांग्रेस के पास अब 689 विधायक हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के पास 1336 विधायक थे, अब 1503 विधायक हैं। इंडी अलायंस को लें तो चुनाव से पहले उसके पास टोटल 1794 विधायक थे, अब सिर्फ 1717 विधायक बचे हैं। जबकि एनडीए गठबंधन के पास चुनाव से पहले 1651 विधायक थे और अब 1815 विधायक हैं। यानी देश की सियासत में मोदी का कद भी बढ़ रहा है, बीजेपी की सीटें भी बढ़ रही हैं और बीजेपी के विधायक भी बढ़ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडी अलायंस की हालत अभी से खराब होने लगी है, उसके नंबर्स भी घटने लगे हैं। 24 में क्या होगा इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। मोदी विरोधी इंडी अलायंस में अभी से मारकाट शुरू हो गई है। जब रियासती इलेक्शनों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये मरकजी इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ रियासत के इलेक्शन है, इनका कोई असर सेंटर के इलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाज़ा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न पे होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। कांग्रेस ने बहुत लेट कर दी। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद अचानक उन्होंने घोषणा की और अपने सारे साथियों की उनकी याद आई। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस कर क्या रही है कि राज्यों में जिनके बल पर वो खड़ी है उन्हीं को इग्नोर कर रही है। बिहार में जेडीयू आरजेडी के बल पर ही कांग्रेस खड़ी है, यूपी में सपा के बल पर, झारखंड में हेमंत सोरेन जी के बल पर, और इनको इग्नोर करके कांग्रेस चल रही थी, जिसका ये परिणाम हुआ कि 3 राज्यों का रिजल्ट उनके विपरीत गया। कांग्रेस ने इग्नोर किया, कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया, परंतु उस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कांग्रेस अपने आप को सुप्रीमो समझने लगी और इस प्रकार से क्षेत्रीय दल के इन बड़े नेताओं को इग्नोर करने का ही परिणाम है ये। अखिलेश कुछ कह रहे हैं, संजय राउत किसी और लाइन पर चल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कुछ और ही बोलने लगे हैं और इंडी अलायंस को खड़ा करने वाली बिहार की जेडीयू और आरजेडी भी अब गोलमोल जवाब देने लगी है, कांग्रेस को ही कोसने लगी है। पार्टी तय करेगी और जो लग रहा है हाल में ही जो चुनाव के परिणाम आए हैं इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में हैं उनसे जनता नाराज़ है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है।
इंडिया अलायंस के नेता हवाई दावे करके 24 नहीं जीत सकते क्योंकि अभी उनका ग्राउंड वर्क ही रेडी नहीं है, जबकि मोदी तो 3 दिसंबर के बाद ही 24 की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं। उधर राजस्थान में सीएम तय नहीं है और अपराधियों में भय नहीं है। जयपुर में वसुंधरा राजे के घर के सामने सीएम की लड़ाई चल रही है, वहां से थोड़ी ही दूरी पर गोलियां चल गई। राजपूत समाज के एक नेता का मर्डर हो गया। इससे राजपूत समाज के नेता नाराज हो गए हैं। राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त करने की सख्त हिदायत दी है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने का काम राज्य सरकार का है, लेकिन वहां कोई सरकार नहीं है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को सीएम बनाना नहीं चाहता है और महारानी सरेंडर नहीं करना चाहती हैं। यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार बनने से पहले शूट आउट। गुलाबी नगरी में खून की होली। करणी सेना के अध्यक्ष का दिन दहाड़े मर्डर। किसने भेजे शूटर, किसने कराया मर्डर? राजस्थान में नई सरकार का सीएम तय हो पाता उससे पहले ही जयपुर में खून खराबा शुरू हो गया। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या कर दी गई। शूटरों ने एक के बाद एक करीब 13 गोलियां चलाई। पहली गोली करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेड़ी को मारी, फिर सामने खड़े निजी सुरक्षा गार्ड को गोली मारी। इसके बाद रूम में मौजूद तीसरे शख्स को गोली मारी। शूटरों को जिस शख्स ने भी भेजा था उसे स्पष्ट निर्देश था कि करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेड़ी को जिंदा नहीं छोड़ना है। तभी जाते जाते शूटरों ने गोगामेड़ी के सिर के पिछले हिस्से में पिस्टल सटाकर आखिरी गोली मारी। 3 लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। गोगामेड़ी के घर पर शूटर करीब 10 मिनट रुके। शूटर गिफ्ट में एक पगड़ी लेकर आए थे। गत्ते के जिस बॉक्स में पगड़ी रखी थी उस पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम लिखा था। इससे लगता है कि किसी शूटर की गोगामेड़ी से जान पहचान थी। पुलिस भी मान रही है गोगामेड़ी के घर पर शूटरों की फ्रेंडली एंट्री हुई थी।
फ्रेंडली एंट्री हुई, कहा गया कि हम आपसे मिलने आए हैं। गार्ड ने पूछने के बाद जैसे उन्हें बुलाया, सोफे पर बैठे और उसके बाद जो फायरिंग हुई वो सबने देखी। एफएसएल की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। गार्ड के साथ जो क्रॉस फायरिंग हुई उसमें एक गोली गार्ड को बाहर लगी और जो आप ये जोधपुरी सोफा शेरवानी हाउस देख रहे हैं वो एक पगड़ी लेकर आए थे, वो यहाँ पर इस वक्त रखी गई है और इस पर उसका नाम लिखा गया है सुखदेव सिंह जी और इसके अंदर एक पगड़ी मौजूद है। तो हमलावर पूरे प्लान के साथ आए थे। गौर करने वाली बात है कि वो इतने आश्वस्त थे कि बड़ी आसानी से यहां से निकल जाएंगे, वाहन आगे नहीं निकल सकता, यहां गली बंद है। तो बाकायदा वो वाहन को पीछे खड़े करके आए, लेकिन जो शख्स वाहन लेकर आया था उसको गोली लगी, क्रॉस फायरिंग में मारा गया, इसलिए उन्हें पैदल भागना पड़ा। और यहां से एक ब्लॉक दूर जाने के बाद उन्होंने एक कार को लूटने की कोशिश की, कार पर फायर किया। जब कार पर फायर किया तो कार चालक ने गाड़ी दौड़ा दी, वो वहां से भाग निकला। उसके बाद एक स्कूटी चालक पर फायर किया गया, उनसे स्कूटी लूटी गई और उस स्कूटी को लेकर निकले। बताया जा रहा है कि हमलावर नवीन शेखावत है, जो जयपुर का ही निवासी है, एक छोटा मोटा काम करता था, जो इस हमले में मारा गया है। उसकी पहचान और शिनाख्त हो चुकी है। जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के सिक्योरिटी गार्ड और शूटरों के बीच क्रॉस फायरिंग हो रही है। इसी क्रॉस फायरिंग में एक शूटर नवीन शेखावत मारा गया। दो शूटर भाग निकले। इन तस्वीरों में दोनों शूटरों को भागते हुए देख सकते हैं। शूटआउट में गोगामेड़ी का गनर अजीत भी घायल हुआ है। गोगामेड़ी को मारने वाले शूटर स्कॉर्पियो से आए थे। उन्होंने कार गोगामेड़ी के घर से थोड़ी दूर पर पार्क की थी। जैसे ही अंदर गोलियां चलनी शुरू हुई, स्कॉर्पियो में मौजूद शूटर ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन करणी सेना के अध्यक्ष के गनर ने उसे मार गिराया। इसके बाद जिंदा बचे दोनों शूटरों ने एक कार लूटने की कोशिश की। नाकाम रहने पर एक स्कूटी सवार को गोली मारी और उसी स्कूटी से भाग निकले। ये जो दूसरा सीसीटीवी है वो यहीं का है। मैं आपको पूरा सीसीटीवी का जो उसमें दिख रहा है सब कुछ दिखाता हूँ, टाइमलाइन। ये वो देखिए जो कॉरिडोर है जिस जगह पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो दो लोग जो फायर करते हुए एक ब्लैक ड्रेस में और एक सफारी में दिख रहे हैं, वो सुखदेव गोगामेड़ी के गनर हैं। आप देखिए जो भागते हुए लोग थे वो इस गेट से यहाँ से भाग रहे थे इस जगह पर, और जो फायरिंग हो रही थी वो यहाँ पर, यानी ये जो गेट है जहाँ पर देखिए ब्लड स्टेन्स पड़े हुए हैं उसके बगल के इसी जगह पर है। यहाँ से सबसे पहले फायरिंग हुई। बता रहे जो हमलावर जो पहले आए थे वो भाग रहे थे। जैसे ही फायरिंग हुई तो इनके घर पे जो काम करने वाले कुछ लोग थे जो गेट के पास मौजूद थे, उन्होंने देखा और उसके बाद वहां से भागने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुखदेव गोगामेड़ी के साथ जो दो गनर थे उसमें से एक जो फायरिंग हुई वो मिस फायर हुआ है, वो गोली चली नहीं है। 15 से 16 राउंड फायर हुए। आगे जाके मोड़ पे एक नीले रंग की जो स्कूटी थी उससे स्कूटी छीनते वक्त उसको गोली मारी और उसके बाद स्कूटी छीन के वहां से फरार हो गए। कौन है नवीन शेखावत? क्या नवीन ने ही शूटरों की फ्रेंडली एंट्री कराई? नवीन शेखावत शाहपुरा का रहने वाला है। कई साल से जयपुर में रहता है। उसकी कपड़े की छोटी सी दुकान है। गोगामेड़ी उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने 2017 में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान गुस्से में संजय लीला भंसाली को थप्पड़ जड़ दिया था। भंसाली उस वक्त जयगढ़ पैलेस में फिल्म पद्मावत की शूटिंग करने आए थे। उन्होंने भंसाली को फिल्म पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत करने को मजबूर कर दिया था। गोगामेड़ी के मर्डर के बाद राजस्थान का राजपूत समाज गुस्से में है। लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैकड़ों राजपूत नौजवान जयपुर में धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि धरना तभी खत्म होगा जब सभी शूटर पकड़े जाएंगे। अगर शूटर जल्द न पकड़े गए तो राजपूत समाज पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेगा। ये बहुत निंदनीय घटना है और न्याय चाहिए हमको, बस न्याय चाहिए बस। तो कब तक रहेंगे आगे? विरोध कहाँ हो रहा है? संगठन का विस्तार कहाँ तक है आपका? तब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ बैठे रहेंगे बस हम। तो कह रहे हैं कि 22 स्टेट्स में इस संगठन का वो प्रभाव है और लोग देखेंगे आप यहाँ सब बैठे हुए हैं सड़क पर और कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा
तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। जब तक हमारे को नया नहीं मिलता, जब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। प्रशासन से सुरक्षा मांगी। पिछले 2 साल से सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कलेक्टर को, डीजी को, कमिश्नर को ज्ञापन दिए थे और राजपूत समाज के सभी संगठनों ने सुखदेव सिंह जी के लिए सुरक्षा की मांग करी, लेकिन सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं। गोगामेडी की पहचान एक राजपूत नेता के साथ साथ गोरक्षक और हिंदूवादी नेता की थी। उनकी हत्या के बाद जयपुर में सड़कों पर आगजनी भी की गई। गोगामेडी का करणी सेना के साथ भी विवाद था। उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था। बड़ी संख्या में राजपूत नौजवान उनसे जुड़े थे। वो 2 बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे। राजपूत समाज के कुछ नौजवान आरोप लगा रहे हैं कि गोगामेडी की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अब राजधानी में इस तरह से हत्याएं हो रही है तो इससे प्रशासन का अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना मतलब लापरवाह है। इस तरह से राजधानी के अंदर एक नहीं है, इससे पहले भी अभी कुछ समय पहले पिछले साल गुलाबाड़ी जी की हत्या हुई थी, विजेंद्र जी की। मतलब राजपूत समाज को टारगेट करके जो हत्याएं की जा रही है, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। और हर बार ये षड्यंत्र है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि अगर इसको इस तरह से अगर कोई दुश्मनी होती या फिर कोई दादा कोई गैंगस्टर होते तब तो हम मानते हुए दुश्मनी है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब यहाँ पे राजनीतिक षड्यंत्र का खुलासा नहीं होगा जब तक यहाँ पे राजपूत समाज और ये मैं हेमराज सिंह रावणा हूँ, रावणा राजपूत समाज भी हमारे सबके साथ यहाँ राजपूत समाज के साथ खड़े हैं और हमें 36 गाँव में खड़े रहेंगे। क्योंकि वो एक बहुत बड़े हिंदूवादी नेता भी थे, साथ में गौ माता के लिए और स्त्रियों के लिए और हर गरीब के लिए खड़े होने वाले सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे। कुछ महीने पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए गहलोत सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। तब सुखदेव सिंह ने कहा था कि दुश्मनों ने उन्हें मारने के लिए AK-47 खरीदी है। अंदर करने की तो तुम्हारी औकात नहीं, हिम्मत नहीं है किसी की। अगर अंदर करने की और मुझे जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, IB के पास है, CBCID के पास है, पुलिस के पास है कि इस सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? राजस्थान में मैं ITI लगा रहा हूँ, कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी आपने जिनको जरूरत ही नहीं है। हमारे भाई जो उदयपुर के अंदर गला रेत करके जिसको लाल कर दिया गया था, मार दिया गया था, उसको पकड़वाने वाले चुंडावत बंधुओं के लिए आपने कहा नौकरी देंगे। क्या हुआ आपका? मावंड के अंदर शिवाना में माँ बेटा की हत्या हो गई, विधानसभा में क्यों सुन उठवा दिया गया? हमारे वहाँ की जिला टीम 2 बार प्रदर्शन कर दिया, अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। क्या सुखदेव सिंह की मांग कर रहे गए वहाँ SP साहब और कलेक्टर साहब कि सुखदेव सिंह या लाखों लोगों के लेकर के आए और फिर उन मुलजिमों को गिरफ्तार करे? कोई छोटी मोटी बात मुंह से निकल जाती है, 1 मिनट में मुकदमा हो जाता है। भारत के अंदर जिनके ऊपर 44 FIR पेंडिंग पड़ी है, उनकी कोई बात नहीं करता।